प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। इनके पिता जिनकी कुंडली आज आपके सामने लेकर के आया हूं, उनका एक ही सवाल है, क्या मेरा बेटा आईएएस बन पाएगा? आइए देखते हैं। लग्न, नवांश, दशमांश और भाग्य भाव ये कैसे बनते हैं आपकी कुंडली में और ग्रहों की क्या स्थितियां बनती हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी विलंब के। आइए सबसे पहले आपको इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। विक्रम संवत 2060, शक संवत 1926। व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। अब जरा समझिएगा कि कैसे कुंडली आगे बढ़ रही है। मतलब व्यक्ति का जन्म कब हुआ? उत्तरायण। और जन्म के समय को समझिए तो व्यक्ति के जन्म का समय 11:20 का है। मतलब एक तो सूर्य एकदम जवान और ऊपर से उत्तरायण। मतलब व्यक्ति की कुंडली में आत्मविश्वास भी ठीक है, पिता का सहयोग भी ठीक है, पिता से लाभ भी ठीक है और आत्मविश्वास तो टॉप पे है ही। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जन्म सुबह 11:20 का हुआ और उत्तरायण में, मतलब पितरों का आशीर्वाद भी है, पूर्वजों का आशीर्वाद भी है, ईश्वर का आशीर्वाद भी है और उसकी रोशनी भी है व्यक्ति के ऊपर। मतलब व्यक्ति का काम ठीक बनेगा, बनेगा नहीं, ठीक बनेगा, अच्छा बनेगा। उसके बाद वसंत ऋतु, ये बहुत अच्छी बात है। रात में जागने की आदत हो तो छोड़ देना चाहिए। वसंत ऋतु में जन्मा है तो सुंदर होगा, देखने में स्पष्ट है और कहीं से कोई कमजोरी नहीं है। आगे बढ़ने पे पता चला कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दिन मंगलवार। अब जरा समझिएगा, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के जन्म होने के कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति को चेतनावस्था में देखा जाता है। व्यक्ति हमेशा जागृत अवस्था में है, कभी भी सोता नहीं है, स्वप्न की अधिकता होती है और व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के सुचारू होता है। भविष्य को लेकर के लगातार निर्णय बनाने वाला और निर्णय लेने वाला होता है। दिमाग स्पष्ट है, दिमाग में कौतूहल नहीं है। दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है तो हो सकता है कि वो दशाओं का प्रभाव हो, पर मूलतः दिमाग स्वस्थ है, ना किसी भी तरीके का झंझट है और ना किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव। विचार जो आते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और बेहतरीन आते हैं। सुंदर विचारों से व्यक्ति प्रेरित है, सुंदरता का मालिक है और अच्छे लोगों से इनकी संगति भी देखी जाए तो ठीक होगी। मंगलवार के जन्म है तो एक बार ये देखना होगा कि संगति बिगड़े नहीं, पर मंगलवार के जन्म होने के कारण व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिवनेस उसके पास देखने में मिलती है। व्यक्ति एग्रेसिव होता है, निरुत्तर नहीं होता, प्रत्येक सवाल का उत्तर देता है, पर है बड़ा शांत घर के लिए। और मंगलवार के जन्म होने के कारण थोड़ी उग्रता भी रहेगी क्योंकि मंगल का प्रभाव है। तो मंगल के प्रभाव के रहने के कारण व्यक्ति का पेशेंस जो है वो थोड़ा कम होगा। ये स्थितियां बनती हैं। आगे बढ़ने पे पता चला चित्रा नक्षत्र, यहां भी मंगल। चित्रा नक्षत्र मंगल का प्रभाव ये थोड़ा कमजोर नक्षत्र होता है, मतलब शुभता के दृष्टिकोण से। तो चित्रा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो व्यक्ति को ऊर्जावान बना रही हैं और नौकरियों में पदाधिकारी और रूल करने वाला एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसपे कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में जहां शुभता का प्रभाव देखा जा रहा है, चित्रा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को जहां रूल करते हुए देखा जा रहा है, प्रतिनिधि बनेगा, वो जनता का, लोगों का शासन करेगा। ऐसी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में बनती देखी जा रही हैं। साथ ही साथ सूर्य भी उत्तरायण, जन्म का समय भी 11:20। उसके बाद वसंत ऋतु का है, प्रतिपदा का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के, मंगलवार का जन्म होना, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो व्यक्ति के जीवन में बेहतरीन और दर बदर बेहतरीन ही जाती हैं। आगे बढ़ने पे पता चला हर्षण योग, ये अतिश्रेष्ठ है। हर्षण योग में व्यक्ति जन्मे जो होते हैं वो अपने नाम के आधार पर ही योग अपना परिणाम देते हैं और इस आधार पर हर्षण योग बड़ा लाभ करेगा जातक को। वो हमेशा उसका प्रभाव जातक को सपोर्ट करने वाला ही होता है। कौलव करण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होंगे ये चित्रा नक्षत्र। और उसके चरण में देखता हूं तो तीसरे चरण में जन्मे हैं। तो शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति बाजार का सामान न खाए, देखने में सुंदर होगा, भ्रिकुटियां कड़ी होंगी और बालों की अधिकता भी होती है। व्यक्ति की लंबी भुजाएं भी होती हैं। सामान्य से ठीक है, अपने से मतलब घर के परिवार के लोगों में वो सामान्य से ऊंचा है। और उसके बाद
राक्षस गण का होने के कारण मसाला न खाएं, भोजन शुद्ध किया करें, अपने रहन सहन के स्तर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। एक व्यक्ति के तौर पे इंसानियत की स्थिति हमेशा और प्रतिदिन बढ़ने वाली होनी चाहिए, जिसमें धर्म की स्थापना, धर्म का आचरण, सदाचरण, झूठ न बोलना, परस्पर अच्छे लोगों से अपनी मित्रता करना, श्रेष्ठ मति बुद्धि को अपने अंदर आवेशित करना, ये सारी चीजें राक्षस गुण वालों में थोड़ी कम होती हैं। और व्यक्ति उग्र होता है, क्रुद्ध होता है, हिंसक होता है, पराक्रम जब करने चलता है तो उसके प्रति एक अलग सा भाव लगा देता है, जैसे कि वो एक दंभ वाली जो स्थिति है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये बातें इनकी कुंडली में पंचांग के तौर पे बनती हैं। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली में लग्न चार्ट में बैठे ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूं कि कौन से ग्रह कैसी अवस्था में हैं। सूर्य व्यक्ति की कुंडली में नौकरी देने वाले होते हैं और इनकी कुंडली में देखिए तो ये मिथुन लग्न की कुंडली होती है। पराक्रम भाव के अधिपति होकर के दशम स्थान में दिग्बली हो रहे हैं मित्र की राशि में, और जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति इनसे दूर जा रहा है, इस वजह से वो सम राशि के हो गए। डिग्री में देखता हूं तो ये 22 अंश के 51 कला के हैं। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, जो कि खुद लग्नेश का नक्षत्र होने से सूर्य बलवान होते देखे जा रहे हैं, क्योंकि उस नक्षत्र का अधिपति इनसे जस्ट आगे ही बैठा है और उस लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। साथ ही साथ लग्नेश का संबंध अगर कहीं से भी पराक्रमेश के साथ हो जाए तो व्यक्ति को पराक्रम का लाभ देते हुए देखा जाएगा। अवस्था उसकी मैंने डिग्री बताई 22 अंश 51 कला की है, तो यहां पे सूर्य कुमार अवस्था के हो जाएंगे। तो गौर करिए तो व्यक्ति की कुंडली में सूर्य दिग्बली हो गए, ये क्षेत्र होता है दिग्बलत्व का, और यहां पे अगर दशम स्थान में ही सूर्य आकर के विराज जाए, एक एक ग्रह उसके स्थितियों को साधारण एकदम सामान्यतः उसी में लेते चलूंगा तो कंफ्यूजन इससे नहीं होगी। तो जरा समझिए, तो सूर्य पराक्रम के अधिपति होकर के दशम में बैठे, ये दिग्बली क्षेत्र। और मैंने अपने ज्योतिषीय कैरियर में अगर दशम भाव के सूर्य को कभी भी फलादेश किया है या देखा है तो वो अच्छा होता है। व्यक्ति अगर उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का कहीं से भी प्रयास करे तो 100% सफल हो जाता है। ऐसा क्यों है, स्पष्ट तरीके से समझिएगा। क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में जिसने नक्षत्र जो धारण किया है सूर्य ने, वो लग्नेश ही है। और लग्न के अधिपति को देखिए तो लग्न के अधिपति लाभ में बैठे हैं, ये महाभाग्यशाली योग होता है। और साथ ही साथ पराक्रम का अधिपति अगर दशम में आ रहा हो तो ये भी व्यक्ति को कार्मिक बनाता है। व्यक्ति कर्म प्रधान होगा और कर्म करके अपनी स्थिति को मजबूत करने वाली स्थितियों में जाता है। अब उसी सूर्य को मैं नक्षत्र से देखता हूं तो अश्विनी नक्षत्र के बुध के नक्षत्र में बैठे लग्नेश के नक्षत्र के धारण करने के कारण अब यहीं पे यहां रोकते हैं और खुद अब लग्न में आते हैं। तो लग्न देखिए पुनर्वसु का बना है, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, ये शुभ ग्रह का नक्षत्र। साथ ही साथ इस कुंडली में वो सप्तम और दशम के अधिपति होते हैं, जा करके बैठे हैं पंचम 5 नंबर की राशि में। गुरु अपने भाव से पंचमस्त गए। तो एक बात कि अगर हम सूर्य को यहां छोड़े थे तो लग्न पे आए तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, जिसका अधिपति गुरु मित्र की राशि में बैठा। इस कुंडली में 2 महत्वपूर्ण भागों के अधिपति होकर के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बुद्धि से, विद्या से, श्रेष्ठता से, मजबूती से और उन्नति का मार्ग दिखाने वाले हो रहे हैं। क्योंकि लग्न में अगर गुरु का नक्षत्र बन जाए और साथ ही साथ उस नक्षत्र का अधिपति जो गुरु है वो खुद शुक्र के नक्षत्र में बैठा हो, तो यानी कि व्यक्ति के विद्या भाव की स्थितियों को कमजोर होने के बावजूद भी व्यक्ति के विद्या अध्ययन में रुचि और व्यक्ति को सामाजिक रूप से कहीं से भी किसी से कोई कनेक्शन न रखते हुए भी एकदम अचानक से व्यक्ति बुलंदियों को छूता है। ये बात पहली बनी। तो मैंने यहां पे क्लियर जो बात करी वो समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैं नवमांश में लेके आता हूं। एक तो ये ग्रह भाव से वर्गोत्तम हुआ, क्योंकि सूर्य यहां भी यहीं बैठे हैं और यहां भी यहीं बैठे हैं। अब जरा गौर करिए तो ये भाव कितना मजबूत हो रहा है कैरियर के दृष्टिकोण से कि दशम भाव का अधिपति अपने ही राशि में बैठा है। और ये भी कहीं ना कहीं नौकरी देने वाला ग्रह होता है, जो यहां पे लग्न में ही मिथुन का होकर के बैठा है राहु के नक्षत्र में, और वो राहु देखिए लाभ में बैठे हैं।
कुंडली को समझिए कितनी बेहतरीन और सुलभता से आपको आगे और सपोर्ट कर रही है। अगर हम कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को अच्छे तरीके से समझ लेते हों, उसके भावों को समझ लेते हों, तो मूलतः देखिए तो मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टम और नवम के अधिपति होते हैं। एकादशेश और छठे भाव के अधिपति, आठवें भाव के अधिपति से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मंगल यहां शनि की राशि बन रही है अष्टम भाव में, और भाग्य भाव के अधिपति होने के कारण और अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण इनके प्रभावों में थोड़ी सी कमजोरी अवश्य देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अष्टमेश होते हैं। भाग्य के अधिपति होने के बावजूद जब अष्टमेश ग्रह बन जाए तो निस्संदेह वो थोड़ा सा अपने आप को प्रभावित करता है और अपने प्रभावों को वो कमजोर करता है। इस वजह से हनुमान जी की पूजा निरंतरता से, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए, क्रमशः 3 बार। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। दशमांश कुंडली में भी वो ग्रह एकादशवां भाव और 10वें भाव का अधिपति होकर के शनि यहीं बैठे हैं। नौकरी का क्षेत्र बेहतर है और बड़ा बेहतर है। दिग्बली सूर्य यहां भी, और स्थिति को देखिए तो वो यहां पे पंचमेश होते हैं। पंचम भाव के अधिपति अगर दशम में जाते हों तो ये सामान्यतया अपनी दशाओं में या ऐसे भी व्यक्ति के जीवन में बेहतर स्थितियों को लाने वाले होते हैं। इसमें व्यक्ति के पिता को घबराने की कोई बात नहीं है और न ही किसी भी तरीके की संशयात्मक कोई स्थिति बन रही है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य का यहां होना, नौमांश में भी सूर्य का यहीं होना, नौकरी के अधिपति और नौकरी देने वाले, हालांकि जो उच्च पदस्थ अधिकारी बनने की स्थिति है वो प्रत्येक जगहों पे मैं अच्छा ही बनते देख रहा हूं, कहीं से खराबी नहीं है। अष्टमेश लग्न में बैठे, दशम में बैठे हैं ये, और चूंकि वो लग्न के भाग्य के अधिपति होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं, इस वजह से वो थोड़े कमजोर होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि यहां भी तो है ना, वो यहां ग्रह बैठ रहा है। इस वजह से मेहनत थोड़ा करना होगा, विलंब हो सकता है, एक बार में सफलता ना मिले। पर चूंकि अभी आपने जो मुझे वक्त बताया है 2022, तो उस समय से पहले तक यानी कि 2024 तक अभी जातक के जीवन में राहु की दशा है, तो राहु टाइम पे लाभ तो देंगे, पर ऐसा क्यों उनको कमजोर होते देख रहा हूं? क्योंकि वो एकादशवें में बैठ करके चंद्रमा को ग्रहण लगा रहे हैं और वो चंद्रमा नीचाभिलाषी हो रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के कंटिन्यूअसली जो मेहनत का फल होता है उसमें थोड़ी कमजोरी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां लगा है ग्रहण दोष, और ये भाव जो है वो वस्तुतः पराक्रम के बाद किए गए फलों का भाव है। तो ये बात है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं तो एकादशवें भाव पे, नवम भाव पे आते हैं। नवम भाव का अधिपति लग्न में बैठा है, यह भाग्य से इस व्यक्ति को बल देगा, क्योंकि भाग्येश मित्र की राशि में जा रहे हैं और राहु जो जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेगा, जो कहीं ना कहीं से मंगल की राशि में बैठा है, जिसका अधिपति 12वें जा रहे हैं, व्ययात्मक स्थितियों को कमजोर करे, व्यय ज्यादा ना करें, अपने पराक्रम को वहीं लगाएं जहां उसको लगाना था, चीजें वहीं पढ़ें जो आवश्यक हो। कई बार अनवांटेड चीजें भी व्यक्ति पढ़ लेता है, इस पे थोड़ा गौर करना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि बुध जो है वो राहु के साथ बैठा है, और राहु और बुध के अंशों को अगर देखता हूं तो हालांकि उन लोगों में, उन दोनों ग्रहों में 7 से 10 अंतों का अंतर है, अंशों का अंतर है। इस कारण से वहां पे वो जड़त्व दोष का निर्माण करेगा, पर व्यक्ति की बुद्धि को क्षीण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो लग्नेश है, राहु के प्रभाव में है, पर 10 अंशों का अंतर बड़ा बृहद अंतर होता है। इस वजह से व्यक्ति, हाँ, भाव में बैठे ग्रह और साथ में बैठे ग्रह एक दूसरे को जरूर ही प्रभावित करते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कंसंट्रेशन पे काम करे। ऐसा मैं इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि चंद्रमा नीचाभिलाषी और ग्रहण दोष में है। ऊपर से वो आपकी कुंडली में जरा गौर करिए तो उनकी डिग्री जो है वो चंद्रमा की 3 अंश 20 कला की है, बाल अवस्था के हैं वो, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इनके साथ शत्रुता में जा रहा है। पंचम भाव के अधिपति की राशि में बैठे हैं चंद्रमा, जो कि आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं। पैतृक संपत्ति से तो लाभ मिलने के आसार हर बार बनते हैं, पिता से लाभ तो हर बार बनेगा, पिता के साथ संबंध भी इमोशनल बनेंगे, माता पिता का व्यक्ति आदर भी करेगा और आदरणीय भी बनेगा समाज में। पर ग्रहण दोष के लगने के कारण चंद्रमा को व्यक्ति के जीवन में जो सफलता के मार्ग बनने वाले हैं वो थोड़े धीरे धीरे बनेंगे। हालांकि व्यक्ति है ये मिथुन लग्न का, मेहनत करे तो तुरंत ही आगे बढ़ सकता है तीव्रता से, पर चंद्रमा के कमजोर होने के कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा। इस वजह से निरंतर अगर हो सके तो शिव जी की पूजा, शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए।
ये बात बनती है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं सूर्य से लेकर के चंद्रमा तक आ गया। अब इसी स्थिति को मैं चंद्रमा पे देखता हूं तो समझिएगा अब कुंडली कितनी मजबूत हो रही है। ये चंद्रमा की मैंने कमजोरी बताई, ग्रहण वाली बात, पर उसको मजबूती कैसे मिल रही है, गौर करिए। यहां चंद्रमा 7 नंबर की राशि में बैठे हैं और मैंने एक कार्यक्रम बना करके ये बात कही थी कि अगर ग्रह चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह अगर नीच का होकर के बैठा हो और नवमांश कुंडली में भी वो नीच का ही बैठा हो तो भी वो अपनी दशा में या हमेशा ही जातक को श्रेष्ठ परिणाम देता है। गौर करिए, चंद्रमा यहां नीचा विलासी हो रहे हैं और यहां भी वो चंद्रमा नीचा विलासी ही हो रहे हैं, मतलब ग्रह राशि से वर्गोत्तम हो रहा है, साथ ही साथ उसका प्रभाव लग्न पे पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पत्नी सुंदर, श्रेष्ठ, मति बुद्धि की अच्छी, अपना खुद का काम करने वाली, और साथ ही साथ ऐसी स्थिति की जहां पे यहां पे अधिपति को देखता हूं तो मंगल इनकी कुंडली में 12वें हैं और यहां का अधिपति होकर के चंद्रमा 12वें जा रहे हैं, केतु के यहां के अधिपति होकर के शुक्र 12वें जा रहे हैं उच्च के। तो दाम्पत्य के अधिपति का 12वें जाना व्ययात्मक बनाता है। दाम्पत्य के अधिपति का 12वें जाना व्यक्ति के विवाह को सोचने को मजबूर करता है, नहीं विवाह करना है तो मिला करके, क्योंकि यहां मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र भी वर्गोत्तम है इस कुंडली में, क्योंकि यहां अपनी राशि का बैठा है और यहां वो उच्च का हो रहा है। पर सप्तम भाव के अधिपति का मूलतया 12वें में जाना, परंतु शुक्र है, इस वजह से वो जितना नुकसान नहीं करना चाहिए या जितना नुकसान अगर अन्य ग्रह करता उसको, वो उतना नहीं करेंगे। सुख से युक्त रखेंगे, दाम्पत्य का बेहतर लाभ मिलेगा, पत्नी सुंदर आएंगी, स्पष्टवादी आएंगी और चंचल नेत्रों की आने वाली हैं। अगर ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो पत्नी के भाव में, तो दाम्पत्य को बड़ा कोमलता से पार निकाल देता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनि भी यहां मित्र की राशि में बैठे हैं और वो भाग्य के अधिपति होकर के सप्तम को देख रहे हैं। ये स्थितियां बिल्कुल अच्छी बनती है। दूसरी बात, क्यों दाम्पत्य अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां का अधिपति अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में है और 5वीं दृष्टि से पुनः उसको देख भी रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में ये स्थितियां दाम्पत्य को भी बेहतर बनाने वाली हो रही हैं। ये मैंने इस वजह से बात बताई दाम्पत्य को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा का संबंध दाम्पत्य से बन रहा था। अब आपकी कुंडली में कैरियर पे आते हैं, जिसका कहीं ना कहीं विचार मंगल से किया जाता है। आपकी कुंडली में मंगल बनते हैं प्रतियोगिता भाव के अधिपति। अब गौर करिएगा, तो प्रतियोगिता भाव के अधिपति बने और साथ ही साथ वो बने लाभ के अधिपति। 2 भाव यानी कि छठे और एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि बन गई, तो ये एक तरीके से अच्छी हो गई। दूसरा, वहां बैठा कौन, पापक ग्रह। अब राहु के साथ बुध बैठा है और पापक ग्रह की राशि में बैठा है, यानी कि वो भी पापक हो गया। तदुपरांत ये स्थिति जरा गौर करिए, तो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह की राशि बनी, छठे भाव में पापक ग्रह की राशि बनी, 8वें भाव में पापक ग्रह की राशि बनी और एकादशवें में पापक की राशि बनी। ये स्थितियां मिथुन लग्न को मजबूत बनाती हैं और यही वजह है कि व्यक्ति की कुंडली अगर मिथुन लग्न से आती है तो श्रेष्ठता की तरफ तीव्रता से बढ़ जाती है। और यही प्रमाण है इसका कि व्यक्ति अगर मेहनत थोड़ा सा कर दे, अपने आप को बूस्ट कर दे, तो तुरंत ही सदगति को प्राप्त कर जाता है, जीवन में सफलता को प्राप्त करने वाला हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। यानी कि ये कुंडली प्रथम दृष्टया मजबूत हो रही है, क्योंकि ये और यहां ये सभी ग्रह वहीं बैठ रहे हैं जहां उनको बैठना चाहिए। हां, पर अष्टमें सोने के साथ साथ वो भाग्येश है, तो भाग्य में जब अपनी दशा में आएंगे शनि, तो आरंभ में वो सुख देंगे पर बाद में कष्ट देंगे, बाद में कष्ट देंगे और ज्यादातर फल उनका भाग्य भाव का ही रहेगा। यहां के प्रभाव को वो कमजोर करने वाले होंगे और अष्टम इसके कारण ये व्यक्ति के जीवन में कभी कभी कंफ्यूजन और कभी कभी मानसिक स्थिति को, मानसिक नहीं कहूंगा, यहां पे शारीरिक ज्यादा कहूंगा, और कब्जियत आदि की शिकायतें देंगे। एसिडिटी, कब्जियत और पेट की समस्याओं से कभी कभी व्यक्ति को रूबरू कराएंगे। तो इस वजह से मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि यहां पे भी वृश्चिक राशि बन रही है, जलने वाली राशि है, तो हृदय को जलाती है। तो इस वजह से अगर 12वें भाव में बैठ करके अगर ग्रह छठे भाव के अधिपति होकर के खुद को देख रहा हो, तो व्यक्ति किसी को पैसे ना दे, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। व्यक्ति घूस और रिश्वत आदि के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और कभी भी ये ना सोच करके किसी को पैसे दे कि नहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं नौकरी लगवा दूंगा। अगर कोई इस तरीके का काम करने वाला हो, उससे सतर्क रहें। कभी भी अपने लिए अगर कोई भवन वगैरह खरीदना चाहते हो तो पहले टोटल पैसे दे दें और फिर तुरंत ही उस पर भरोसा ना करके तुरंत ही उससे अपनी संपत्ति अपने नाम करने का प्रयास करें। मैं बात मंगल की कर रहा था। मंगल इनकी कुंडली में देखिए क्या होते हैं, छठे
और एकादशवें भाव के अधिपति। अब इसी ग्रह को यहां देखिए तो गौर करिए, तो यहां मंगल 2 नंबर में ही बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र के, चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि क्या होता है, धनेश। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा का संबंध मंगल से बन रहा हो, और गौर करिए तो मंगल और चंद्रमा का संबंध कैसा है, मंगल यहां और चंद्रमा यहां, षडाष्टक में है ये दोनों। तो इस कारण से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी देखी जाएगी और व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत मांग रहा है। व्यक्ति के मन को लगाने की स्थितियां कमजोर जा रही हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति के पराक्रम को व्यय में तो करेगा, व्यक्ति के पराक्रम को व्यय में करेगा। इस वजह से व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल कमजोर हो सकता है। इसकी बात मैं गारंटी से कह सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध राहु, चंद्रमा नीचाभिलाषी, और यहां जरा देखिए तो स्वाति के केतु बैठे हैं। चंद्रमा और केतु व्यक्ति के जीवन में यहां पे धार्मिक भावनाओं से उस भाव को मजबूत और फ्लरिश करेंगे, परंतु यहां से संबंध बड़ा बेहतर होगा। चंद्रमा का पंचम भाव में बैठ जाना ये अपने आप में बेहतर होता है, मैंने ये कार्यक्रम में भी बात बताई है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का 5वां भाव यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, मेहनत का थोड़े विलंब से ही सही पर मिलेगा जरूर। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, न ही निराश होने की आवश्यकता है। दुनिया में ये वो सारी चीजें जो भी व्यक्ति चाहेगा वो लग्न में बैठे शनि देंगे। भाग्य का अधिपति अगर लग्न में बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो, लग्न का अधिपति 12वें एकादशवें जा रहा हो, ये स्थितियां अच्छी बनती हैं। अब जरा गौर करिए तो मंगल यहां भी 2 नंबर की राशि में ही बैठे हैं, यानी कि तीनों ग्रह वर्ग उत्तम, सूर्य भी वर्ग उत्तम, चंद्रमा भी वर्ग उत्तम और मंगल भी वर्ग उत्तम। ये स्थिति आपको एकदम आगे बढ़ाने वाली ले जा रही है। और हां, परंतु उसका एक निगेटिव पक्ष होगा, यहां मंगल आपसे मेहनत ज्यादा करवाएंगे और यहां आपको वो कभी कभी आपसे आपके पिता को रुष्ट भी कराएंगे। ये कब हो सकता है, जब आपका मेहनत आपके पास पूरा परिणाम ना दे। तो यहां पे ये गौर करने वाली बात है कि माता और पिता को बच्चे के साथ हमेशा ही सपोर्ट में रहना होगा। कभी भी पिता ये ना सोचे नहीं, निगेटिव चीजें दिमाग में ना आए और व्यक्ति को लेकर के और व्यक्ति के पिता को आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि नहीं, मेरा बेटा निश्चित रूप से कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि यहां मंगल है, वो कभी कभी संबंधों को कमजोर और उग्र बनाएंगे, विश्वास को तोड़ेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इस वजह से भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जरा देखिए तो यहां के अधिपति शुक्र उच्चके हो रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में माता पिता के साथ संबंध जो बनने वाले हैं वो बेहतर है। व्यक्ति अकेला होता है और ऐसी स्थिति में कई बार कि जब स्थिति व्ययात्मक बनती है तो पिता थोड़े रुष्ट होंगे और व्यक्ति का आय जितना होगा वो व्यय के साथ होगा, समान हो जाते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से समझना जरूरी है कि जो भी आपने धन कमाया उसको समुचित जगहों पे लगाया जाए, सही और श्रेष्ठ जगहों पे उसके खर्च किए जाएं और सद्गति से युक्त होकर के धन को एक अच्छी दिशा दी जाए, जिससे व्यक्ति की स्थितियों को धन के रूप में मजबूती मिल सके। अब इसी ग्रह को मैं डिटेल में भी यहां देख लेता हूं ताकि आगे बढ़ने पे आसानी हो। डिटेल चार्ट में ये मंगल प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं मिथुन के होकर के सूर्य और बुध के साथ, यानी कि यहां 3 नंबर लिखता है। डिटेल चार्ट दशमांश कुंडली में यहां 3 नंबर लिखा है, सूर्य, बुध और मंगल। तो गौर करिए तो इनकी कुंडली में सुख का अधिपति होगा ना वो मंगल, तो मंगल सुख का अधिपति होकर के छठे में बैठा है। मेहनत करिए, और मंगल की दृष्टि तो हर जगह से 12 में जा रही है, ये मेहनत ज्यादा ढूंढ रहा है। और ऐसे भी आपकी कुंडली में अगर भाग्य के लिए देखता हूं तो वहां भी वो अपनी राशि का हो रहा है। D4 चार्ट में भी मंगल 12वें भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में मेहनत करने का भाव ज्यादा दिखेगा। क्यों दिखेगा ऐसा? क्योंकि लग्न से अगर देखिए तो लग्न में एक पापक ग्रह और लग्न में एक क्रूर ग्रह, ये दोनों आ गए और सारे के सारे शुभ ग्रह बाहर जा रहे हैं। तो समझिएगा बुध भी बाहर, जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह नहीं होता है, वो जैसे ही ग्रह के साथ होता है, जैसी राशि में होता है वैसा उसका प्रभाव। तो यहां पे बुध भी बाहर, शुक्र भी बाहर, गुरु भी बाहर, चंद्रमा भी बाहर। पर इनकी स्थितियां जो है, यहां पे गुरु को कमजोरी मिलेगी, भटकाव देगा ये कभी कभी जीवन में, कई बार व्यक्ति को गलत संगति में ना डाल दे और कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तीव्र मेहनत करने की स्थितियां बनती हैं। यहां पे शुक्र 12 में है तो व्ययात्मक स्थितियां ज्यादा लाते हैं। यहां बुध 12 एकादश में जा रहा है तो व्यक्ति को नेचुरली अगर कहूं तो व्यक्ति को वो धन के रूप में धन का लाभ और व्यक्ति को पद जो मिलना चाहिए वो दे देगा।
खर्च शुक्र हर जगह से करा रहे हैं, यहां भी 12वें, यहां भी 12वें। मंगल का प्रभाव जो है वो 12वें भाव पे ज्यादा है, इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम को संक्षिप्त से या कमजोर होकर के परिणाम देते हुए देखा जा रहा है। इस वजह से जब भी आपको अंक पाने होंगे तो मेहनत ज्यादा करना होगा, ये बात पक्के तौर पर बनती है। बुध की बात करता हूं तो अब बुध में यहां पे लग्न के अधिपति हुए, एकादश में बैठे, पंचम को देख रहे हैं। तो लग्न के अधिपति का पंचम को देखना या जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति का संबंध लग्न से बनना, ये अपने आप में व्यक्ति के पैतृक संपत्ति, पिता का लाभ, पिता से लाभ, दाम्पत्य का लाभ, धन का लाभ और क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हो गए ना, परंतु वो बैठे हैं एकादशवें भाव में राहु के साथ जो कि पापक ग्रह है, और द्वितीय भाव के अधिपति के साथ लग्नेश का संबंध व्यक्ति को धनवान बनाएगा, श्रेष्ठ और श्रेष्ठता से युक्त। यहां पे संततियों में भी कभी समस्या नहीं होनी चाहिए, और संतति की प्राप्ति हो या दाम्पत्य का सुख हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों की बात हो, तो ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में आसानी से मिलने वाली हो रही हैं। बुध की स्थिति इस कुंडली में अगर समझते हैं तो वो अपनी राशि के जा रहे हैं, यानी कि यहां से होकर के वो ग्रह बलवान ही हो रहा है, पर वो दृष्ट किससे हो रहा है? केतु से वो चौथे जा रहे हैं, राहु केतु से चौथे जा रहे हैं। यहां पे वो पापक हो रहे थे, इस वजह से वो थोड़े से प्रभावित होंगे और अपने प्रभावों को कमजोर करेंगे। डिटेल चार्ट में ये बुध छठे भाव में बैठे थे सूर्य और मंगल के साथ, तो जरा गौर करिए। तो मंगल वहां पे बनेगा जन्म कुंडली का सुख भाव का अधिपति और सूर्य बनेंगे अष्टमेश। डिटेल चार्ट में यहां 5 नंबर, यहां 4 नंबर और यहां 3 नंबर। तो सूर्य बुध और मंगल अगर एक साथ छठे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को प्रतियोगी बनाएंगे, व्यक्ति प्रतियोगिता करे और हासिल करे, क्योंकि सारे के सारे ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव पे जा रहा है। तो व्यक्ति को संगति से बचना चाहिए। अपना समय तो व्यक्ति वैसे भी कहीं नहीं देता होगा, अपने आप में ही मशगूल रहता होगा। ये बातें बनती हैं। मिथुन लग्न वाले बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं होते हैं एक दृष्टिकोण से, वो अपने काम से कम और अपने लाभ के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो बुध की स्थिति यहां पे व्यक्ति को कंसंट्रेशन में कमजोर करेगी, क्योंकि वो राहु के साथ ग्रहण में जा रहा है। जड़ तो दोष का निर्माण तो नहीं होगा, पर व्यक्ति को तीव्र मानसिकता का और तीव्र बुद्धि का बनाएगा। पर चंद्रमा यहां ग्रहण में जा रहे हैं और उसका प्रभाव बिल्कुल निकट का बन रहा है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि थोड़े से व्यक्ति के चंचलता को स्वीकार करना चाहिए और चंचलता को कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्टेबिलिटी को बना करके रखिए। एक साथ बैठ करके व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे अगर पढ़ना चाहे तो उससे उसकी तकलीफ जाहिर हो जाती है, वो नहीं कर पाता है। तो इस चीज को थोड़ा बढ़ाना होगा। टेबल पे बैठने से पहले व्यक्ति खूब सारी बातें सोचता होगा, टेबल पे जैसे आता है उसकी सारी चीजें भूल जाती हैं और दूसरे कामों में लग जाता है। आज का काम कल पे ना टालें, जो आज टारगेट है उसको आज ही पूरा करके कल के दिन में प्रवेश करें। गुरु की बात करूंगा। गुरु इनकी कुंडली में बनते हैं जन्म कुंडली में सप्तम और दशम के अधिपति, अपने भाव से पंचमस्थ हैं, जहां ये व्यक्ति के इनकम को देने वाले हो रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी देने वाले हैं, आसपास के लोगों में इसकी पहचान भी बनने वाली है, जीवन में मिलने भी वाली है। पर वो ग्रह वक्री है और 16 अंश का है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव का भी फल करेगा। तो द्वितीय भाव का फल करेगा तो व्यक्ति को कई बार, अब जरा देखिए, तो बुध और चंद्रमा जब एक दूसरे को देख रहे हों और चंद्रमा बनते हैं धन भाव के अधिपति, तो व्यक्ति को कभी कभी धन के मामले में परेशानियां भी लाने वाले बन जाते हैं। इस वजह से एक एक चीज को अच्छे से समझ करके ही व्यक्ति धन का खर्च करे, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति अगर बुध बनते हो, यह सूत्र है कि द्वितीय भाव के अधिपति अगर बुध बनते हो और उस पर बुध या चंद्रमा बनते हो और इन दोनों का संबंध अगर कहीं से बन जाए तो ये धन को कभी कभी कपटी बना देते हैं। मतलब व्यक्ति को धन के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको जो भी पैसे खर्च करने हो, हालांकि आप एक बात और बता दूं, चंद्रमा का यहां प्रभाव हो, इस भाव से बुध जैसा ग्रह केंद्र में जा रहा हो जो कि लग्न का अधिपति है, इस भाव के जस्ट आगे गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठा हो जिसका आधा प्रभाव 60% का द्वितीय भाव का बनता हो, तो ये व्यक्ति को कपटी नहीं बनाएगा। व्यक्ति स्वभावतः अपनी तरफ पैसों को आकर्षित नहीं करता है और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वही खरीद के सामान भी नहीं लाएगा और ना हो उसको न तो बाजार की स्थितियां समझ में आती हैं। व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कहने का मतलब है उसको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी अपने माता पिता से मांगेगा। ये स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पैसे के खर्च करने वाले होते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पे बन रही हैं। पर फिर भी व्यक्ति के हाथ में जब पैसे आएंगे तो वो कभी कभी अनायास यूं ही कुछ गलत चीजों पे भी खर्च होते देखे जा रहे हैं। हालांकि उसकी स्थिति बहुत कम है, पर फिर भी इससे बच के रहना चाहिए। गुरु की 5वीं यहां ये श्रेष्ठ है और ये भाव बलवान हो रहा है। भाग्य का प्रभाव भी ठीक है। क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति का संबंध भाग्य से बन रहा है और ये अपने आप में बेहतर होता है
और अपनी दशाओं में जब भी गुरु और शनि आएंगे तो अनुकूलता ही देंगे, प्रतिकूलता नहीं देंगे। राहु की दशा के बाद इनकी कुंडली में गुरु की दशा आने वाली है और मैं समझता हूं कि 2026 तक स्थिति बहुत ज्यादा लाभ, जिसमें धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, ऐश्वर्य, ये समस्त प्रकार के सुखों का भोक्ता भी बनेगा। एक अच्छी स्थिति 2026 में आती हुई देखी जा रही है। गुरु की नवी दृष्टि पड़ेगी यहां वो मित्र की राशि को देखेंगे। वहां सबसे पहले तो राहु बैठे हैं, राहु और गुरु का संबंध बनता दिख रहा है। इस वजह से मैंने बात कही थी कि जहां मंगल का 12वें में जाना हो, शुक्र का 12वें में जाना हो, तो व्यक्ति को अपने मित्रों पे और अपनी संगठी पे जो चीजें संगति होती है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये बात बनती है। एकादशवें के राहु और एकादशवें के गुरु, इन दोनों का प्रभाव व्यक्ति को कहीं कलुषित विचारों का न बना दे। कभी कभी व्यक्ति लाभ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास भी कर सकता है, तो इससे थोड़ा बचना होगा। जब विषम परिस्थिति आए तो उसको समझने के लिए अपने आप को स्टैंड करें, शांत हों, स्थिर हों, स्थितियों को समझें, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों से घबराने वाले भी होंगे। ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि लग्न में शनि है, आपको धैर्य से युक्त बनाना चाहता है, पर राहु और बुध का प्रभाव और चंद्रमा के नीचाभिलाषी और चंद्रमा के डिग्री में बलाबल कमजोर होने के कारण वो थोड़ा सा अपने प्रभावों में नरमी बरतेगा। गुरु के बाद शुक्र की, अगर यहां पे गुरु की चर्चा करता हूं तो यहां वो मित्र की राशि में बैठे हैं। यहां सारे के सारे ग्रह, यहां भी 5 नंबर का वर्गोत्तम होना, यहां भी, और यहां पे वो अकेले बैठे हैं। इस वजह से अंक ज्यादा नहीं मिलेगा, अंक पाने के लिए मेहनत ज्यादा करना होगा। प्रेम संबंधों में व्यक्ति ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, माता पिता के हिसाब से विवाह करे तो ज्यादा ठीक होगा। ये बातें बनती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे केतु का ग्रहण, राहु का प्रभाव और कहीं ना कहीं बुध भी पापक हो रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति प्रेम संबंधों में न पड़ के अपने माता पिता के हिसाब से ही विवाह करे तो ज्यादा बेटर स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ये चीज यहां पे आपको अंक ज्यादा पाने के लिए श्रीमान मेहनत ज्यादा करनी होगी। ये बात तो इस कुंडली में हर जगह से मैं बोल चुका हूं और ये बात दिखती भी है, मेहनत ज्यादा करना है। क्योंकि पराक्रम भाव में अकेले बैठे हैं गुरु, ये ठीक नहीं होते हैं। पराक्रम भाव में अकेले गुरु ठीक नहीं, ऊपर से राहु का प्रभाव, आप मेहनती होंगे भी, परंतु उसको अगर सही दिशा ना मिले, एक बार में सफल व्यक्ति ना हो तो आसानी से दूसरे बार में प्रयास कर लेना चाहिए और वो दूसरे बार में सफलता निश्चित रूप से अगर व्यक्ति कर दे तो मिल ही जाता है। ये स्थितियां बनती हैं। अब शुक्र की बात करता हूं। शुक्र आपकी कुंडली में अपनी राशि का बैठा, बनता है पंचम का अधिपति। यहां से भी ये बात मैंने कही थी कि व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा किसी भी चीज को पाने के लिए, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति 12वें में जाएं तो नैसर्गिक रूप से तो वो एक शुभ ग्रह है। पंचम भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है, धन भाव का अधिपति बैठा है, तो व्ययात्मक और पिता के खर्च का पुत्र के ऊपर जाना ये आसानी से देखा जा रहा है। पिता के जो पैसे होंगे वो निश्चित रूप से व्यक्ति के पीछे जाएंगे, पढ़ाई में जाएंगे, उसके पीछे खर्च होने की स्थितियां एक उम्र तक जाएगी। ये बात इस कुंडली में दिखती है। शुक्र यहां भी 12वें जा रहे हैं, भाव से भी वर्गोत्तम और उच्च की हो रहे हैं। यहां पे वो अपने गौण राशि में बैठे थे, यहां वो उच्च के हो रहे हैं। यानी कि शुक्र की स्थिति व्यक्ति को सांसारिक सुख और भौतिकता से ओतप्रोत करके रखेगा। व्यक्ति सुंदर है और सुंदर पत्नी का मालिक है। शुक्र की स्थिति यहां भी अच्छी बन रही है क्योंकि वो बनते हैं जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति 12वें गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति ने जितने पैसे कमाए हों वो सारे के सारे खर्च भी कर बैठे। तो इस चीज को जरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि तो लग्न में बैठे हैं, अष्टम और नवम के अधिपति होकर के राहु के नक्षत्र में हैं। अब जरा गौर करिए तो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे पड़ी है जहां पे उसका मित्र नहीं है, वो ये समान होते हैं दोनों। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने छोटे भाई का लाभ नहीं मिलता है। और ऐसे मुझे लगता है क्योंकि मंगल की यहाँ पे प्रभाव, मंगल की यहाँ पे स्थिति और यहाँ पे गुरु का अकेले होना, छोटे भाइयों का लाभ नहीं मिलता है और होता भी नहीं है। कई बार ये स्थितियां बनती हैं। शनि का प्रभाव यहां बैठा है, 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, पर यहां के अधिपति भी इसको देख ले रहे हैं। इस वजह से जो यहां पे शनि का प्रभाव अष्टमेश के रूप में और एक पापक ग्रह के रूप में जो भी यहां दिखेगा, उसके प्रभावों को यहां के अधिपति सुलभ बनाएंगे और वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति होने के कारण यहां पे गुरु का प्रभाव ज्यादा होगा। ऐसे षडबल में अगर बात करता हूं तो सूर्य बलवान है, शुक्र बलवान है, गुरु बलवान है और मंगल भी बलवान है, शनि भी बलवान है। षडबल में सारे ग्रह बलवान हो रहे हैं चंद्रमा को छोड़ करके। पर यह ग्रह कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे उसने त्रिकोण पकड़ा है और यहां पे वो जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहे हैं। पर ये वर्गोत्तम होने के कारण और लग्न पे इनका प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति के जीवन में वो सुलभता और स्पष्टता देने वाले बन रहे हैं।
शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये भाव जो कैरियर भाव है वो समुचित होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि है और वो गुरु यहाँ के अधिपति होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो पराक्रमेश का संबंध अगर 10 में से बन जाए तो मैंने बात करी ये श्रेष्ठ होता है कैरियर के दृष्टिकोण से। व्यक्ति आलसी नहीं होगा, कम से कम अपने लक्ष्यों को पाने वाला और पहचानने वाला होता है। शनि का प्रभाव यहाँ पे व्यक्ति को, अगर मैं एक बात कहूं, हालांकि दशम भाव में सूर्य बैठे हैं, परंतु व्यक्ति को नौकरी देने वाले हो जाते हैं। ये किसी न किसी अच्छे पद पे ही व्यक्ति जाने वाला बन रहा है, प्रतिनिधित्व ही करेगा किसी न किसी सेक्टर का। ये स्थितियां बनती हैं व्यक्ति की कुंडली में। अगर यहां पे देखते हैं तो शुक्र यहाँ के व्यक्ति के जीवन में पद पे जाने का योग सबसे ज्यादा बार इस कुंडली में देखा गया है। ये स्थितियां बनती है। अगर आरंभ से ही व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करे तो वो ज्यादा बेहतर दिख रही है स्थितियां। ये आपकी कुंडली थी। अभी जातक को राहु की दशा चल रही है जो चलेगी 2024 के पहले महीने तक। तो राहु की दशा 2024 के पहले महीने तक चलेगी और उसका प्रभाव कहां है? पराक्रम भाव पे, जहां गुरु खुद मित्र की राशि में बैठे हैं, सप्तम भाव के और दशम भाव के अधिपति होकर के। व्यक्ति मेहनत करे और मेहनत करने के बाद उसका परिणाम भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु यहां भी देख रहा है और चंद्रमा यहां शुभग्रह होकर के बैठे हैं, धन भाव के अधिपति होकर के। अगर जातक ने मेहनत कर दिया तो निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि 2024 तक परिणाम इसके पक्ष में हो जाएगा। और ये 100% है, क्योंकि ये कुंडली जो है वो भाग्य से युक्त तो दिख रही है पर कार्मिक भी है, क्योंकि भाग्य का अधिपति लग्न में बैठ करके प्रत्येक अच्छे भावों पर ही उसकी दृष्टि जा रही है। जहां पराक्रम भाव पे जाना ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा। भाग्य का पराक्रम से संयोग होना ये अच्छा होता है। सप्तम भाव में बैठ करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशाल बनाने का काम करेगा और वहीं पे दशम भाव में बैठ करके या दशम भाव में सूर्य बैठ करके इस भाव को मजबूती दे रहे हैं। वर्गोत्तम है, शनि वापस आकर के केंद्र में ही आ रहे हैं। ये व्यक्ति के जीवन को सरकारी क्षेत्रों में श्रेष्ठता से मजबूती देने वाले बन रहे हैं। अब इनकी कुंडली में मैं D10 चार्ट को देख लूं तो D10 चार्ट यहां अगर इसको समझूं, मैंने बीच में भी उसका जिक्र किया था, तो मकर का बनता है। लग्न में गुरु बैठे हैं मकर राशि के, जिसका अधिपति केंद्र में उच्च का हो रहा है। इस वजह से गुरु के प्रभाव में जो कमजोरी देखी जा रही थी, ध्यान से समझिएगा, यहां D10 चार्ट में 10 नंबर लिखा है जहां गुरु खुद बैठे हैं और यहां का जो अधिपति है वो लक्ष्मी योग लगा करके जन्म कुंडली के दशम स्थान में ही बैठा है उच्च का होकर के। ठीक है, दिक्कत क्या है और समस्या कहां है? आप बेवजह के परेशान हैं। ग्रह की स्थिति आपके अनुकूल है श्रीमान, बिल्कुल भी ना चिंतित हो, मैं आपको श्योर करता हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि D10 चार्ट में राहु उच्च शिक्षा के भाव में और भाग्य भाव में बैठा है। यह अद्भुत होता है क्योंकि वो शुभग्रह का होकर के बैठा है। पंचम भाव के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं उच्च के होकर के पराक्रम भाव में केतु के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दीजिए और बच्चे को मेहनत कराते रहिए। ये चीजें ग्रह भी सपोर्ट में है, परिस्थितियां भी सपोर्ट करने वाली हैं। लाजवर्त तो आपने धारण किया ही होगा, मैं समझता हूं। तो ये स्थितियां बनती हैं। कुंडली खराब नहीं है, कुंडली अच्छी है और बेहतर भी है। हाँ, एक बात कहूंगा कि इस कुंडली में सर्वाधिक तरीके से अगर किसी की पूजा करनी हो तो भगवान शिव को दूध या पूर्णिमा का व्रत ये कर लेना चाहिए। प्रत्येक दिन गणेश जी के मंत्रों का जप और शिव जी की आराधना, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, गंग गणपतये नमः का प्रत्येक दिन जप और हो सके तो शिव जी को 1 लोटा जल। इससे ज्यादा इस कुंडली को किसी भी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लाजवर्त धारण कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। कुछ छूटा तो नहीं है, मैंने तो लगभग सारी चीजें बताई हैं। एक ग्रहों को यहां भी बताया, यहां भी बताया। D4 बता देता हूं। मैंने कहा था भाग्य भाव की स्थिति देखता हूं तो लग्न में D4 चार्ट में 9 नंबर की राशि बनी। ये शुभ ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बन गई गुरु की, ये अच्छी बात है। लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, यह और भी अच्छी बात है। भाग्य भाव में D4 चार्ट में शुक्र यहाँ 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, यहाँ का अधिपति सूर्य लग्न में आ रहा है, यह अद्भुत है। साथ ही साथ गुरु की स्थिति भाग्य भाव पे पड़ रही है जो कि मित्र की राशि को देखेंगे तो अच्छी है। भाग्य का लाभ भी मैं समझ ही रहा हूं, पर मेहनत करना होगा क्योंकि मंगल थोड़े मेहनत ज्यादा ले रहे हैं और वो कराएंगे भी। और व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो मांगेगा तो वो करेगा नहीं, करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि राहु उससे बिना मेहनत कराए छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये स्थितियां बनती हैं। दाम्पत्य ठीक, कैरियर ठीक, चेहरा भी ठीक है और चंद्रमा के यहाँ पे स्थिति के आने के बाद व्यक्ति पद भी धारण करेगा क्योंकि ये चंद्रमा यहाँ पे भी वो चीज देते देखे जा रहे हैं, यहाँ भी देते देखे जा रहे हैं। बस मन को संतुलित होकर के एक्स्ट्रा अपने आप को एफर्ट न लगाने का प्रयास करें, वही चीजें पढ़ें जो आवश्यक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।